चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त और झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी लाइव की जगह रिकॉर्डेड भी क्लास लेना जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डेड या लाइव में हमको नहीं लगता कुछ फर्क होता है। बच्चे ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, लाइव सही है, लेकिन सब्जेक्टिव में रिकॉर्डेड रहे या लाइव रहे बात वही होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में सिर्फ समझाया जाता है, आपके कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे हम, समझ रहे हैं? तो कभी कभी लाइव की जगह रिकॉर्डेड भी आएगा तो आप उसको यदि, क्योंकि देखो लाइव होने से पहले क्या होता है, दिन में कभी भी टाइम मिले तो उसको रिकॉर्ड कर ली जाती है और उसको सामने क्लास करा दी जाती है। बात हुई है, या उसको सामने क्लास कराए या ऑटोमेटिक या बीच में रिकॉर्ड करके सामने क्लास ले, बात हुई है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड BSc 12th केमिस्ट्री 2026 एग्जाम के लिए चैप्टर नंबर 2 विलियन सॉल्यूशन। विलियन जो इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं, काफी बढ़िया चैप्टर माना जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हर चैप्टर का, जितने चैप्टर पढ़ना, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, हिंदी इंग्लिश, सभी का, सभी चैप्टर से टॉप 10 क्वेश्चन, यानी कि हम इस चैप्टर का हम टॉप 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। टॉप 10 यानी कि टॉप 10 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता है कि हर चैप्टर से एक ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस चैप्टर का 2 लॉन्ग क्वेश्चन देंगे। हर चैप्टर का 2 लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो 5 नंबर में आता है वो 2 लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर का, और ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव हर चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, हर चैप्टर का टॉप 10 क्वेश्चन, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको एक ही क्वेश्चन आपको आएगा, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आता है, तो 40 याद कर लोगे तो 4 आराम से आ जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आता भी नहीं है कि नहीं? वो तो आएगा, मात्र 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछता ही है एग्जाम में, जिसमें आपको 16 चैप्टर में से 3 का पूछवे करेगा, तो हर चैप्टर से 2 पढ़ा देंगे तो काफी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हम ऐसे ही पढ़ाने वाले हैं, और 1 महीना में पूरे सिलेबस खत्म कर देंगे, और आप थ्योरी पढ़े रहिए, बगल से अपना जो सिलेबस है उसको पूरा कर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइड से जो है इसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में वो थ्योरी में से पूरे थ्योरी को याद नहीं कर सकते हो। अपना पोथा जो नोट्स बना रहे हो, आप बना रहे हो ना कॉपी में लिख लिख के, तो वह काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप उसको याद नहीं कर सकते। एक चैप्टर याद कर सकते हो, 2 चैप्टर याद कर सकते हो, पूरे बुक याद नहीं कर सकते, और एक सब्जेक्ट याद कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट को याद नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। तो हम हर सब्जेक्ट का उतना ही क्वेश्चन देंगे जितना आपके दिमाग में फिट हो सकता है, और जितना से आप 400 से 450 के करीब आप आराम से कर सकते, 400 और 450 के बीच में आराम से आप नंबर उठा सकते हैं, बस इतना पढ़। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मोल प्रभाज का व्याख्या करें। मेरे प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज होता क्या है? मोल प्रभाज को हम लोग मोल अंश भी कह सकते हैं, मोल इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में इसका नाम और है मोल अंश। मैं कलर को थोड़ा सा चेंज करता हूं, और मोल अंश भी कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कह सकते हैं? मोल अंश भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मोल अंश होता क्या है? तो कहता है देखो, मोल प्रभाज किसी विलियन में, देखो यहां पे एक शब्द का प्रयोग किया, विलियन। विलियन बेसिकली 2 होता है। विलियन एक शब्द से नहीं, 2 शब्द से मिलकर बना है। एक मिला है विलायक, एक मिलकर बिना है विलय। ये चीज ध्यान देना। ठीक है, विलय और विलायक दोनों मिला है। कहता है मोल प्रभाज जो किसी विलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या, किसी मतलब, अब किसी क्या है भाई, समझो थोड़ा सा, क्योंकि विलियन में 2 चीज है, या विलायक या विलय। तो यहां पे कह रहा है कि मोल प्रभाज किसी विलियन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या, किसी अवयवों की मोलों की संख्या मतलब विलायक या विलय में से कोई एक, दोनों नहीं, कोई एक मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या मतलब क्या हुआ? विलय और विलायक दोनों की मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? हम मोल प्रभाज कहते हैं। इसे x के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर मान ली जाए विलायक, यहां पे देखो समझना, विलायक का मोल प्रभाज यानी कि मोल अंश जो है, मोल की संख्या यहां पे XA है। ठीक है, और विलय का जो होगा XB होगा। तो आपसे पूछा जाए यहां पे क्या चीज, विलय की मोलों की संख्या बताइए हम। यहां पे सॉरी XN होगा, NXN होगा, चाहे यहां पे हो जाएगा ANAB।
बी, क्योंकि मोलों की संख्या है। हम मान लेते हैं विलय की मोलों की संख्या ए है और विलायक की मोलों की संख्या एन है और विलय की मोलों की संख्या बी एन है। ठीक है, तो हम अगर पूछा जाए कि हमको बताइए एक्स ए, मतलब एक्स ए क्या हुआ, एक्स ए मतलब होगा विलायक की मोल प्रभाज। तो विलायक के मोल प्रभाज क्या कहेगा, तो जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो उसको ऊपर रखेंगे, उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे ए एन को ऊपर रखेंगे बटा उसका टोटल नीचे रखेंगे। टोटल क्या है, ए एन प्लस बी एन हो जाएगा, टोटल तो यही है। तो ये आपका हो गया विलायक की मोल प्रभाज। तो क्या कहा, मोल अंश जो है या मोल प्रभाज किसी विलयन में किसी अवयवों की मोलों की संख्या, किसी अवयवों की, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हमको एक्स भी ज्ञात करना हो यानी कि विलय के लिए ज्ञात करना हो तो ऊपर बी एन रखेंगे अपॉन नीचे तो पूरा रहेगा ए एन प्लस ए बी एन रहेगा, पूरा रहेगा ना। ये क्या हो गया, ये विलय की मोल प्रभाज हो गया, है कि नहीं। तो क्या कहा, किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ पे मोल प्रभाज x बराबर क्या है, किसी अवयव के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। ये हमारा मोल प्रभाज का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आप सभी के लिए पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट, पूरे सिलेबस का, एक चैप्टर नहीं पूरे चैप्टर का, साथ में पूरे सिलेबस का, ऑल सब्जेक्ट का, ऑल विषय का, सभी विषय का आपको पूरे नोट्स जो टॉप 10 क्वेश्चन है या टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग आपका एक सब्जेक्ट का आपको 150 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 30 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आपको 600 ऑब्जेक्टिव के करीब होगा हर चैप्टर मिला के, लेकिन चैप्टर वाइज लिखा रहेगा। ठीक है, इसको लेते हो अगर पूरे सब्जेक्ट का तो मात्र 299 रुपए में आपको पूरे सिलेबस का मिल जाएगा, मात्र 299 में। अब कहोगे सर 300 रुपया कहला देने जाए, अगर एक सब्जेक्ट लेते हो तो 99 रुपया लगेगा, सिर्फ 99 रुपया। लेकिन ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो मात्र 299 में ऑल विषय मिल जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस लॉन्ग क्वेश्चन तीनों होंगे जो आपके एग्जाम से, और उतना ही क्वेश्चन होगा जितको याद करना है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। और आपको बता दे, इसको बगल से याद करते चलना है, थ्योरी पढ़ते रहना है सब कुछ। और अभी से तैयारी शुरू करोगे ना, अब सोचोगे सर 1 महीना बचेगा तो ले लेंगे, अरे भाई 1 महीना 2 महीना लेने से उस समय भी उतना ही प्राइस लगेगा, लेकिन एक बार में कितना याद करोगे। और अभी से रहेगा तो तनका याद करे चल जाओगे, है कि नहीं। तनका देखो, आप पैदल चल रहे हो और दौड़ के जाओगे, उसमें फर्क है, बहुत फर्क है। दौड़ के जाओगे जल्दी हंप जाओगे, आपका दम फूलना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं, एनर्जी ज्यादा लॉस होगा। लेकिन वही पैदल जाओगे तो एनर्जी भी लॉस नहीं होगा, दम भी नहीं फूलेगा और स्वस्थ भी रहोगे। तो आपको तनका याद करते जाना है, तो दम नहीं फूलेगा, टेंशन भी नहीं होगा और याद भी हो जाएगा। और एक महीना बचेगा, धड़बड़ा के एकदम हाली याद करिएगा, याद ही नहीं होगा, है कि नहीं। तो ये चीज डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी घोल मतलब होता है विलयन। देखो, किसी विलयन की मोलरता और मोललता में अंतर स्पष्ट करे, काफी महत्वपूर्ण है। आपको फ्रेज दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक बार क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मोलरता जो है वो ताप पे निर्भर करता है। पहला पॉइंट जो है, मोलरता जो है ताप पे डिपेंड करता है। आप पीडीएफ लीजिएगा, पूरे कम से कम पेज में देंगे, 20 से 30 पेज में, यानी कि एक सब्जेक्ट का हम 10 पेज में हम खत्म कर देंगे। एक सब्जेक्ट का 10 पेज में हम ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सबको हम लेकर आएंगे। ठीक है, एक पेज में हम प्रयास करेंगे 3 चैप्टर हटाने का, एक चैप्टर में 3 चैप्टर। और फ्रेश भी, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा होगा, फ्रेश आएगा और उसको प्रिंट आउट कम कराने में खर्चा भी कम लगेगा, 30 पेज में हम पूरा दे देंगे। ठीक है, तो ये कहा मोलरता ताप पर निर्भर करता है, जबकि मोललता ताप से स्वतंत्र होता है, ताप पर निर्भर नहीं करता है। साथ मोलरता एम, कैपिटल एम के द्वारा सूचित करते हैं मोलरता को, और स्मॉल एम द्वारा सूचित करते हैं मोललता को, मोललिटी को। उसके बाद मोलरता का जो इकाई होता है वह मोल पर लीटर होता है, क्योंकि मोलरता का जो डिफिनेशन कहता है, नीचे मैं आपको डिफिनेशन पहले बताता हूं, 4 नंबर पॉइंट देखिए। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय की कुल मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहलाता है। किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की कुल संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। तो क्या होगा, मोल बटे लीटर, हीट होगा, क्योंकि सीधा कहा किसी 1 लीटर विलियन में घुले हुए कुल मोलों की संख्या विलियन की मोलरता कहते हैं। तो मोल बटे लीटर, यानी कि ऊपर लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मोल लीटर इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी इकाई मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। जबकि मोललता की बात करते हैं, मोललता का यहाँ पे जो डिफिनेशन कहता है कि 1 केजी विलायक में घुले हुए, यानी कि 1 केजी विलायक में घुले हुए यहाँ पे कुल मोलों की संख्या, मोलों की संख्या
यानी कि मोल बटा 1 केजी, यानी कि केजी। 1 केजी विलायक में घुले हुए कुल मोलों की संख्या के विलयन की मोललता कहते हैं, तो मोल बटे केजी हो जाएगा, और केजी ऊपर जाएगा तो मोल केजी इनवर्स हो जाएगा, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स। यह बेसिकली अंतर हुआ दोनों में, जो कि काफी महत्वपूर्ण। और दिए गए नंबर पर कंटेक्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि आदर्श और अनादर्श घोल क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, घोल मतलब होता है विलयन, याद रखना, घोल को हम लोग विलयन कहते हैं। और मैं प्रयास करूंगा कि इस महीना में पूरे चैप्टर खत्म कर दी जाए, एक भी चैप्टर ना बचे, ताकि आपकी तैयारी पूरा रहे, ठीक है। तो घोल जो है, घोल का विलयन कहते हैं, घोल का मतलब होता है विलयन। तो यहाँ पे आदर्श और अनादर्श घोल मतलब विलयन क्या है, ये क्वेश्चन 2019, 2020 और 2022 में पूछा गया। अगर क्वेश्चन को घुमाकर पूछ दे कि आदर्श और अनादर्श घोल में अंतर क्या है, तो सेम चीज लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही परिभाषा दोनों का अलग अलग लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, आदर्श विलयन वे विलयन होता है जो सांद्रण और ताप की सभी स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है। क्या कहा गया कि आदर्श विलयन जो होता है, आदर्श विलयन वे विलयन है जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थिति में राउल्ट्स का नियम का पालन करता है। ये राउल्ट्स का नियम क्या है भाई, अब राउल्ट्स के नियम क्या है पूछोगे ना सर, क्या है, तो राउल्ट्स के नियम भी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाएंगे, इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे निश्चिंत रहे। तो कहता है वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। सिंपल डिफिनीशन है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आदर्श विलयन का गुण क्या है, तो राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो आदर्श विलयन क्या है, वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी परिस्थिति, सभी स्थिति में राउल्ट्स के नियम का पालन कर रहा है, तो आदर्श विलयन है। तो अनादर्श विलयन क्या कहलाएगा, तो वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी स्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, सीधा है, वे विलयन जो सांद्रण और ताप की सभी स्थिति में राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता है, क्या नहीं करता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। अब बताओ, दोनों याद करने में कोई झमेला है क्या, कितना बच्चा सीधा कर देगा। आदर्श विलयन क्या है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, अनादर्श विलयन कहलाता है। हो गया, काम खत्म। लेकिन थोड़ा डिफिनीशन लिखने में अच्छा लगे, इसलिए भाई डिफिनीशन में ये चीज मेन है कि सांद्रण और ताप की सभी परिस्थिति, सभी स्थिति में राउल्ट्स के नियम का पालन करेगा, तो आदर्श, और सांद्रण और ताप की सभी परिस्थिति में राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, अनादर्श। बताओ, इससे इजी। और देखो भाई, कितना बार एग्जाम में पूछा गया है, बगल में दिया हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन सॉल्यूशन। केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल और ऐप पर ऐप डाउनलोड भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा गया, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, तो अपसामान्य, पहला बात यहां पे है, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान। अपसामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते, चलिए समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अपसामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो सामान्य रूप से परिकलित मान से भिन्न होता है। अब देखो यहां पे क्या कहा, इस चीज को समझने के प्रयास कीजिए कि अपसामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब क्या होता है। मतलब होता है कि किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ के आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना हो, आराम से ज्ञात कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे कि हम H2O की बात कर लेते हैं, इसका आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए इसकी यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन पर द्रव्यमान कितना होता है, हाइड्रोजन का जो भार होता है वो 1 होता है। हाइड्रोजन का कितने हैं, 2 है, तो 1 गुने 2 प्लस ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो 16 होता है। तो इसकी जो आणविक द्रव्यमान होगा, तो इसमें जोड़ेंगे 2 + 16 = 18, यानी कि जल का जो आणविक द्रव्यमान है वो 18 होगा। इस तरह से सभी तत्वों का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, जो आपको आगे काम भी आएगा आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने में, ठीक है। तो न्यूमेरिकल बनाने में, इसी चैप्टर में न्यूमेरिकल जब पढ़ाएंगे, तो अपसामान्य आणविक द्रव्यमान का मतलब है कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का, तो मैंने भी जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करके बताया, इस तरह से किसी का भी ज्ञात कर सकते हैं आप कि किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान जो सामान्य रूप से परिकलित मान से भिन्न होता है, सामान्य रूप से परिकलित मान से अलग होता है, भिन्न होता है, डिफरेंट होता है। यह भिन्नता तब होती है जब विलयन में अणु वियोजित होता है, और यह भिन्नता तभी पाया जाता है जब विलयन में वियोजन होता है, वियोजित होता है, अन्यथा नॉर्मल होता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, असामान्य आणविक द्रव्यमान।
अगला हमारा बुआ क्या है, राउल्ट का नियम, सॉरी क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक का उन्नयन क्या है? अगर आप क्वथनांक का उन्नयन से आप क्या समझते हैं? अगर 5 नंबर में क्वेश्चन जब पूछे तो आपको पूरे थ्योरी लिखना पड़ेगा, इतना से काम नहीं चलेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। देखो किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है, किसी भी द्रव का क्वथनांक जो है वह टेम्परेचर है, वह ताप है, वह ताप है क्या होता है, जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या होता है, बराबर हो जाता है। किसी भी द्रव जो है, द्रव जो लिक्विड पदार्थ है कि क्वथनांक वह टेम्परेचर है, वह ताप है जिस पर क्या होता है, जिस पर उसका जो वाष्प दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जो द्रव का जो वाष्प दाब जितना है उसका दाब और वायुमंडल का जो प्रेशर है दोनों अगर इक्वल हो गया उसी में क्वथनांक का उन्नयन कहेंगे। ठीक है, ऐसे क्वथनांक का उन्नयन को डेल्टा टीवी माइनस डेल्टा बी के दर्शा सकते हैं, लेकिन वो थ्योरी में बताएंगे। इसका सूत्र हो जाएगा डेल्टा टीवी बराबर के बी गुने डब्ल्यू बी गुने 1000 अपॉन एम बी गुने डब्ल्यू। ये सब क्या है तो समझिए, एम बी का मतलब होता है विलय का आणविक द्रव्यमान, डब्ल्यू के भी मतलब होता है विलय का द्रव्यमान, और डब्ल्यू ए का मतलब विलायक का द्रव्यमान, इस तरह से। और के बी क्या है तो एक प्रकार का नियतांक है। और 1000 क्यों गुना हुआ है, क्योंकि हमको आयतन चाहिए इसलिए 1000 से गुना क्या है, हमको एमएल में वैल्यू नहीं चाहिए, हमको लीटर में चाहिए, इसलिए 1000 से गुना करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि प्रासरण दाब को परिभाषित करें। प्रासरण दाब क्या है? प्रासरण दाब जो होता है, देखो मेरे यहां का जो परिभाषा भाई इतना प्यारा होता है, शायद आपको कहीं बुक या गेस में नहीं मिलेगा, कहीं बुक या गेस में नहीं मिलेगा, याद रखना। तो प्रासरण दाब या प्रासरणी दाब क्या होता है, या प्रासरण भी कह सकते हैं, प्रासरण कहिए या प्रासरणी दाब कहिए, बात वही है। प्रासरण दाब क्या है तो वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है। अगर मैं इसको और डिटेल में समझाने के प्रयास करूं तो समय ज्यादा लगेगा। जैसे कि देखो वे बाहरी दाब, पहला बात बाहरी दाब, बाहरी प्रेशर जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। प्रासरण क्या है, विसरण क्या है, देखो सब अगर हम यहां पे पढ़ाने लगे तो हो गया छुट्टी। ठीक है, तो कहता है वे बाहरी दाब जो विलयन की तरफ से लगाए जाने पर प्रासरण की क्रिया को रोका जाता है, क्या कहलाता है, प्रासरण दाब कहलाता है। इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। आपसे पूछेगा प्रासरण दाब एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, सिद्ध करे, जो 5 मार्क्स में पूछता है, तो वहां पे आपको काम आएगा ये चीज डिफिनेशन, जो हम लॉन्ग क्वेश्चन में आपको बताएंगे। ठीक है, अगला हमारा है राउल्ट का नियम, जो आपसे पूछा गया था, वहां पे कहा गया था कि आदर्श विलयन क्या है, तो आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन। तो आदर्श विलयन वे विलयन हो जाता है राउल्ट के नियम का पालन करता है सांद्रण और ताप की सभी स्थिति में। तो राउल्ट्स के नियम क्या है, चलो आज अभी पढ़ लेते हैं। राउल्ट्स के नियम में थोड़ा सा आपसे कहेगा कि भाई राउल्ट के नियम की व्याख्या करें, तो भाई थोड़ा सा व्याख्या करना पड़ेगा। देखो कहता है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब। देखो यहां पे भी दो चीज समझने योग्य है, आप समझना। इस नियम के अनुसार, कौन सा नियम के अनुसार, राउल्ट्स के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, याद रखना राउल्ट्स के नियम जो होता है स्थिर टेम्परेचर, एकदम फिक्स कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, जैसे 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री एकदम कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों में, वाष्पशील द्रव ऐसे द्रव जो वाष्पशील द्रव होना चाहिए, द्रव के विलयन में, देखो यहां पर एक शब्द का विलयन में, विलयन में प्रत्येक अवयव। अब विलयन में प्रत्येक अवयव का मतलब क्या हुआ, क्योंकि विलयन में 2 अवयव होता है, एक होता है विलायक, एक होता है विलय। मैं पहले ही इस चीज को क्लियर कर दे रहा हूं। विलायक को हम ए मानेंगे तो विलय को हमको बी मानना होगा, है कि नहीं। तो समझना कि इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वाष्पशील द्रवों के विलयन में, विलयन में, इसके बाद देखो प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब, यानी कि विलयन में 2 अवयव है, विलायक और विलय, यानी कि विलायक का आंशिक वाष्प दाब और विलय का आंशिक वाष्प दाब जो होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। यानी कि सीधा समझिए, ये चीज आप बहुत प्यारा से समझाया आपको कि विलयन के प्रत्येक अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। अब मोल प्रभाज आपको समझा चुके हैं, तो मोल प्रभाज को हम 1 से कहेंगे। अगर हम विलायक का मोल प्रभाज
ये दो डिफिनेशन बन सकता है, एक विलायक के लिए अलग, एक विलय के लिए अलग। कैसे देखो, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वास्तविक द्रव में विलायक के अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो विलायक के अगर हम मोल प्रभाज हम ले तो यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब Pa है तो उसके मोल प्रभाज के बराबर होगा, यानी कि XA के बराबर, एक से प्रोपोर्शनल होगा। फिर डिफिनेशन हो सकता है इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर वास्तविक द्रव में विलायक के अवयवों का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, यानी कि PB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। Pa क्या है, आंशिक वाष्प दाब है विलायक का, और ये XA क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है, मोल अंश है। एक PB क्या है, विलायक का आंशिक वाष्प दाब है। XB क्या है, विलायक, यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज है, समानुपाती हो गया, 2 हो गया। जो यहाँ पर राउल्ट्स के नियम से देखो यहाँ चीज लिखा हुआ है, PA प्रोपोर्शनल XA और PB प्रोपोर्शनल PB। अब आपको एक चीज पता है, दोनों में से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट का प्रयोग करेंगे। अब देखो PA प्रोपोर्शनल के कांस्टेंट हटाए हैं, प्रोपोर्शनल के चिन्ह हटाए तो P नॉट A का प्रयोग किए हैं। क्या किसका प्रयोग किए हैं बुआ, P नॉट A का प्रयोग किए हैं। इसके लिए यहाँ पे P नॉट A का प्रयोग किए हैं। यहाँ पे P नॉट A क्या कांस्टेंट है इसलिए बराबर हो गया। तो इसके लिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे P नॉट B का प्रयोग किए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया बुआ, यह जो हो गया विलायक का वाष्प, यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब हो गया, और ये क्या होगा, ये यहाँ पे विलय का वाष्प दाब। तो अब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलायक का अलग है, विलय का अलग है, विलायक का अलग है, विलय का अलग है। हमको चाहिए विलयन का वाष्प दाब, तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, P बराबर PA प्लस PB, और जोड़ दीजिए P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या है, PA की जगह P नॉट A XA है तो P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ये क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब क्या हो गया। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन है इजी। और देखो ऐसा नहीं कि इतना ही होगा, समझाने के प्रयास की जाए तो इसको और डिटेल में ले जा सकते हैं, लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ रहे, थ्योरी फिर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, तनु घोल के अनुसंज्ञक गुणधर्म को लिखे और विभिन्न प्रकार के अनुसंज्ञक गुणधर्म को लिखे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको क्वेश्चन उल्टा पुल्टी भी पूछ सकता है। आपसे सीधा कहेगा अनुसंज्ञक गुणधर्म क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे क्या, तनु घोल यानी कि विलयन के अनुसंज्ञक गुणधर्म क्या है, तनु घोल मतलब विलयन। तो विलयन के अनुसंज्ञक गुणधर्म को लिखे, तो अनुसंज्ञक गुणधर्म क्या है, तो देखो सीधा कहा, अनुसंज्ञक गुणधर्म जो होता है विलयनों की वह भौतिक गुण है। अनुसंज्ञक गुणधर्म जो होता है विलयन की वह भौतिक गुण है, विलयन, यहाँ पे विलयन की वह भौतिक गुण है जो एक निश्चित आयतन में, एक फिक्स आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। यहां पे एक ट्विस्ट आएगा, भी समझाएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए। जो अनुसंज्ञक गुणधर्म कहता है वह विलयनों की वह भौतिक गुण है जो एक निश्चित आयतन, एक फिक्स आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, अनुसंज्ञक गुणधर्म कहलाता है। क्या कहा गया, विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा अनुसंज्ञक गुणधर्म किस पे डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, तो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके आयतन, उसकी प्राकृतिक पर निर्भर नहीं करता है। यह ट्विस्ट है। तो क्या कहा, अनुसंज्ञक गुणधर्म विलय वह भौतिक गुण है जो एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और अनुसंज्ञक गुणधर्म जो होता है कहलाता है। विलयन के अनुसंज्ञक गुण विलय की कणों की प्राकृतिक और उसकी संरचना पर निर्भर नहीं करता है। यह एक ट्विस्ट है कि विलय का जो यहाँ पे अनुसंज्ञक गुणधर्म है वो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके प्राकृतिक, उसकी संरचना पर निर्भर नहीं करता। ये चीज याद रखें। ठीक है, अब ये प्रकार 4 प्रकार के होता है। ये 4 प्रकार लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का है। अनुसंज्ञक गुणधर्म क्या होता है, वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव पूछेगा वाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब क्या है। ये 4 प्रकार के अनुसंज्ञक गुणधर्म है जो आपको ये चारों के चारों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको थ्योरी में पूछ देगा। अगला क्वेश्चन है, समप्रासरिक घोल किसे कहते हैं, जब 2 विलयनों का प्रासरण दाब बराबर हो। सिंपल, जब 2 विलयनों का प्रासरण दाब बराबर हो, प्रासरण दाब बराबर हो तो उसे समप्रासरिक विलयन कहते हैं। इससे इजी तो शायद कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता है कि नहीं। 10 नंबर क्वेश्चन बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे चैनल सब्सक्राइब करना। डेली सुबह 11 बजे, शाम को आपको कितने बजे, 7 बजे आपको क्लास चलते हैं।
उस क्लास में अटेंड कीजिए और साथ में सभी का पीडीएफ ले लीजिए। मात्र 299 का है। इस कहोगे सर 300 रुपया क्यों बर्बाद करें, लिख लेंगे। भाई कितना लिखोगे, अगर लिखोगे कितना, सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव, एक चैप्टर, 2 चैप्टर, एक सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है भाई। अब घर से तो दिल्ली पैदल भी जा सकते हो, क्यों देना 1500 रुपये। लेकिन फिर 1500-1600 रुपये ट्रेन का भाड़ा देते हैं ना, क्यों देते हैं, ताकि जल्दी पहुंच जाए, समय की बचत हो, एनर्जी लॉस कम हो। उस तरह पढ़ाई में समय की बचत करने के लिए टीचर के पास जाया जाता है, समय की बचत करने के लिए नोट्स ली जाती है, तो लिखने के लिए सब कुछ लिख सकते हैं। तो आज 300 रुपये, हजारों जब खर्चा किए, 300 रुपया खर्चा कीजिए, 299 आपको सब कुछ हेल्प करेंगे। नोट्स देंगे सभी का, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर वाइज, ठीक है ना, टॉप 10। उसके बाद आपको नंबर ग्रुप में ऐड करेंगे, बॉयज ग्रुप अलग, गर्ल्स ग्रुप अलग, ताकि आप पूरे एग्जाम तक हेल्प ले सको। हर चीज अपडेट प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट बीच बीच में लेंगे, आपको कभी कभी लाइव आपको सुनेंगे भी, सब्जेक्टिव सुनेंगे, सुनाइए वीडियो कॉल पे, ऐसा भी होता है। जिसको देना है वो दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, ठीक है। ये सब आपको सुविधा देंगे हम। जूम जो होता है, जूम मीटिंग, जूम पे आपको सुनेंगे भी लाइव, ये सब आपको सुविधा दी जाएगी, निश्चिंत रहे। अगला क्वेश्चन है कि मोल उन्नयन स्थिरांक क्या है, यह विलयन की मोलरता से किस प्रकार संबंध है। देखिए मोल उन्नयन स्थिरांक की बात करते हैं, तब मोलल उन्नयन स्थिरांक किसी विलयन में 1000 ग्राम में विलय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाला वृद्धि को दर्शाया जाता है। कहा गया कि यहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक जो है किसी भी विलयन के 1000 ग्राम में विलय के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक के होने वाला वृद्धि में दर्शाया जाता है। और यह विलयन की मोलरता संबंधित है, बिल्कुल मोलरता संबंधित है, क्योंकि सीधा कहता है किसी 1 केजी, 1000 ग्राम मतलब 1 केजी ना हुआ, 1 केजी विलयन में घुले हुए विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, इसलिए मोलरता से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था, जो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। मैं फिर आपको नेक्स्ट डे फिर टॉप 10 क्वेश्चन सबका लाऊंगा, फिर ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाएंगे, निश्चिंत रहें। एक बार आप शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक बार दोस्त के पास पहुंचा देना। और पीडीएफ नोट्स के लिए नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट कर लेना और केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।